हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रामशरण साहू। और स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऊष्मीय प्रसार। क्या पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स? ऊष्मीय प्रसार। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था ऊष्मा के प्रभाव। ठीक है, तो ऊष्मा के प्रभाव के अंतर्गत स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था ताप में वृद्धि। ठीक है, तो ताप में वृद्धि में हमने पढ़ा था विशिष्ट ऊष्मा, है ना, विशिष्ट ऊष्मा पढ़े थे। इसके अलावा जो है ऊष्मा, है ना, ऊष्माधारिता, ये पढ़े थे। स्टूडेंट्स, अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिए, प्लेलिस्ट में सभी वीडियो हैं, है ना, जितना भी अभी तक पढ़े हैं आप प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियो को बार बार पढ़िए। अगर कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके, मेरे नंबर पर जो है कमेंट करके आप क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो स्टूडेंट। ठीक है, मैं आपके द्वारा पूछे गए क्वेश्चन या फिर जो भी टॉपिक आप पूछेंगे उनको जो है मैं नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स चलिए आज के इस टॉपिक पर हम बात करते हैं ना, ऊष्मीय प्रसार। तो ऊष्मीय प्रसार के आपको जो है कई उदाहरण मिल जाते हैं स्टूडेंट्स, है ना, जिसमें क्या होता है किसी भी पदार्थ में, है ना, किसी भी पदार्थ या वस्तु में जो है अगर ऊष्मा के कारण जो प्रसार होता है उसी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? ऊष्मीय प्रसार। क्या बोलते हैं? ऊष्मीय प्रसार। तो इसके जो है बहुत सारे उदाहरण आपको जो है अपने दैनिक जीवन में मिल जाएंगे, है ना, एग्जाम्पल आपको दिखाई देते होंगे। जैसे कि मैं आपको जो है एक बहुत ही सरल उदाहरण बता रहा हूँ। जैसे कि आप देखे होंगे जो रेल जो होता है, रेल का जो पटरी होता है, ठीक है ना, तो रेल का जो पटरी होता है तो दो पटरियों के बीच में जो है जगह छोड़ा जाता है ना, क्या छोड़ा जाता है? जगह। जैसे कि ये एक पटरी होगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ये मत समझ लेना कि ये दो पटरी, ऐसा नहीं। ठीक है, दो पटरी कहने का मतलब है केवल और केवल जो है एक पटरी ऐसा रहता है, उसके बाद जो है जस्ट क्या रहता है स्टूडेंट? ज्वाइंट रहता है। इसी कारण से तो आवाज़ आती है ना, ट्रेन का जो चक्कर रहता है वहाँ से आवाज़ आती है, इसी कारण से आती है। तो दो पटरियों के बीच में क्या होता है, यहाँ पर जो है बीच में क्या छोड़ दिया जाता है स्टूडेंट्स? गैप छोड़ दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? गैप छोड़ दिया जाता है। क्यों छोड़ दिया जाता है स्टूडेंट्स? इसी कारण से छोड़ दिया जाता है ताकि जब इसमें क्या हो, इसमें ऊष्मीय प्रसार हो, गर्मी के दिन में जब क्या हो, इसका ताप बढ़े लोहा का, है ना, पटरी का, तो ये क्या होने लगता है, इसमें ऊष्मीय प्रसार होने लगता है और ये फैलने लगता है। अगर ऐसा हम बीच में नहीं छोड़ते हैं, है ना, गैप नहीं छोड़ते हैं, या फिर यहाँ पर क्या करते हैं हम इसको जो है पूरा जोड़ दिए रहते हैं, तो ये जो क्या होगा, ये जो पटरी होगा, ये क्या हो सकता है, ऐसा फैलने का ऊष्मीय प्रसार जब होगा गर्मी के दिन में, है ना, गर्मी के दिनों में, तो ये क्या हो सकती है, ये जो है ऐसे जो है ऐसा जो है मुड़ सकती है, ख़राब हो सकती है। समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स? इसी कारण से क्या किया जाता है, जो ट्रेन जो होता है तो दो पटरियों के बीच में जगह छोड़ दिया जाता है, ताकि कल की डेट में क्या हो, जब गर्मी का दिन आए या फिर इसका जो टेम्परेचर बढ़े, ताप बढ़े, तो क्या हो जाए, ये जो है फैलने के बाद जो है इधर उधर ना जाए, बल्कि क्या रहे, सीधे रहे। ऐसा समझ में आया स्टूडेंट्स? इसी प्रकार से हम और उदाहरण देखते हैं। तो जैसे कि हम जो है बात करते हैं किसी कांच की गिलास की, है ना, तो कांच, जैसे ये कांच की गिलास है, कांच की गिलास में हम क्या कर देते हैं स्टूडेंट्स, अगर हम इसमें क्या डाल देते हैं, अगर इसमें खौलता हुआ जो गर्म पानी रहेगा, है ना, कोई भी पदार्थ रहेगा खौलता हुआ, उसको हम डाल देते हैं तो क्या हो जाती है, चटक जाती है। अब ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स? ऐसा इसी कारण से होता है कि जो अंदर का जो इसका जो भी बर्तन, है ना, जो कांच का बर्तन रहता है, अंदर का भाग क्या हो जाता है, वो उसमें जो है ऊष्मीय प्रसार हो जाता है, किंतु बाहर का जो भाग रहता है वो क्या होता है, उसमें जो है ऊष्मीय प्रसार नहीं होता। तो जो अंदर का भाग जो है ऊष्मीय प्रसार हो गया, फैल गया, इसी कारण से क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो रहता है कांच का जो भी बर्तन रहता है टूट जाता है। ऐसा आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, इसके अलावा जो है और एक उदाहरण बता देना चाहता हूँ आपको। जैसे कि ये बिजली का वायर है, ठीक है, ये खंभा है ना, आप अपने घर के आसपास देखते होंगे। तो ये बिजली का खंभा है स्टूडेंट्स, तो हमेशा वायर जो रहता है ऐसा एकदम टाइट जो है, ऐसा जो है नहीं लगाया जाता। ठीक है, हमेशा क्या किए रहते हैं, हमेशा ये जो बिजली का जो खंभा रहता है उसमें जो तार रहता है उसको हमेशा जो है ऐसा ढीला लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, ऐसा ढीला लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है स्टूडेंट्स? आपके मन में जो है ये सवाल जो है उठता होगा कि आखिर जो तार जो रहता है उसको एकदम टाइट क्यों नहीं किया जाता? तो इसका कारण यही है स्टूडेंट्स, अगर क्या कर देते हैं, ये जो बिजली का जो तार है अगर इसको हम सीधा टाइट कर देते हैं एकदम से, तो क्या हो सकता है, जब भी जो है जब गर्मी का समय आएगा, जब जो है टेम्परेचर बढ़ेगा, ताप बढ़ेगी, तो इसमें क्या होगा, इस वायर में ऊष्मीय प्रसार होगा। और ऊष्मीय प्रसार होगा तो अगर ये पहले से ही टाइट है तो ये क्या होगा, ये जो है टूट सकता है, प्रसार होगा। तो समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स? इसी कारण से क्या रहता है, ये जो है इसको ढीला रखा जाता है। ओके, समझ में आया? क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें ऊष्मीय प्रसार होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? ये समझ में आया? तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो हमारे दैनिक जीवन में क्या होता है, कई प्रकार का जो है हम ऊष्मीय प्रसार को देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो समझ लेते हैं कि जो जितने भी जो पदार्थ होते हैं उसमें सामान्यतः क्या होता है, जब भी हम उसमें ऊष्मा देते हैं तो पदार्थ क्या होता है स्टूडेंट्स, जो आयतन जो रहता है वो हमेशा क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है ना, और पदार्थ से ऊष्मा लेने पर आयतन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया? ऊष्मा देने पर हमेशा पदार्थ का आयतन क्या होता है, बढ़ता है, और
ऊष्मा लेने से पदार्थ का आयतन क्या हो जाता है, कम हो जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। जैसे कि आप जो है लोहार लोगों को देखे होंगे, है ना, या फिर जो वेल्डिंग करते हैं उन लोगों को देखना, जब क्या करते हैं वो किसी पदार्थ लोहा से कुछ बनाते हैं, कुछ भी चीज़ बनाते रहते हैं, तो पहले उसको गर्म करते हैं और रक्त तप्त तक उसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। और गर्म करने के पश्चात क्या करते हैं, उसको पीटते हैं, और पीटने के बाद जो है वो क्या हो जाता है स्टूडेंट, फैल जाता है। लेकिन जैसे ही फैल जाता है उसके बाद उसको ठंडा करते हैं, तो क्या होने लगता है, उसमें से ऊष्मा जो है उसमें से क्या होने लगता है, ऊष्मा वापस वो होने लगता है ना, प्रकृति में जाने लगती है, और यहाँ से ऊष्मा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, या फिर ऊष्मा का त्याग करती है। तो जैसे ऊष्मा का त्याग करती है तो ये जो है क्या होने लगता है, इसके आयतन में थोड़ी बहुत क्या आ जाती है, कमी आ जाती है स्टूडेंट। समझ में आया? तो इस प्रकार से हम देखते हैं, तो ऊष्मीय प्रसार के है ना, ऊष्मा के कारण क्या होता है, प्रसार होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग चलिए बात करते हैं ठोस पदार्थ में ऊष्मीय, है ना, ठोस पदार्थ में ऊष्मीय प्रसार कैसे होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी तक हम ताप में वृद्धि देखे थे, अब हम देख रहे हैं ठोस पदार्थ में ऊष्मीय प्रसार। अगर ऊष्मीय प्रसार होती है तो जो ठोस पदार्थ है उसमें जो है कैसे ऊष्मीय प्रसार कैसे होती है ना, ऊष्मा के कारण उनमें ठोस पदार्थों में प्रसार कैसे होती है। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर रेखीय प्रसार गुणांक। क्या देखेंगे, रेखीय प्रसार गुणांक। अब यहाँ पर रेखीय प्रसार है ना, रेखीय आपको समझ में आ रहा होगा, रेखीय मतलब रेखा, है ना, ये जैसे कि रेखा है, तो रेखीय प्रसार गुणांक। अब यहाँ पर रेखीय समझ में आ गया, प्रसार मतलब प्रसार आप जान रहे हो, गुणांक क्या चीज़ है, तो गुणांक क्या है स्टूडेंट्स, एक अंक है। क्या है, एक अंक है। ठीक है, जैसे कि आप 100 की बात करते, जैसे कि ये 100 है, ठीक है ना, तो 100 में आप लोग जो है चर राशि के बारे में पढ़े होंगे। तो अगर यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब इंटू में क्या रहता है, 1 रहता है, तो ये 1 यहाँ पर क्या है, गुणांक है। ठीक है, वैसे ही क्या होता है, रेखीय प्रसार जो है गुणांक होता है, एक अंक होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए पढ़ते हैं क्या होता है रेखीय प्रसार गुणांक और रेखीय प्रसार क्या होता है। तो चलिए समझते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स, किसी वस्तु की लंबाई में वह प्रसार जो वस्तु की इकाई लंबाई की क्षण में 1 सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर होता है, रेखीय प्रसार गुणांक कहलाता है। ठीक है ना, कहने का मतलब ये है किसी वस्तु की, है ना, किसी वस्तु की लंबाई में वह प्रसार जो उस वस्तु की इकाई लंबाई के क्षण में, जैसे कि ये वस्तु है, यहाँ पर ये वस्तु है, क्या है, ये वस्तु है। ठीक है, तो यहाँ पर समझिए वस्तु है, ये है ना, वस्तु है, और वस्तु की जो है इकाई लंबाई है ना, तो मान लीजिए इकाई लंबाई की क्षण है ये। ठीक है, अब इसका ताप हम क्या करते हैं, 1 सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं। कितना बढ़ाते हैं, 1 सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं। ठीक है, तो अगर हम इकाई लंबाई की जो क्षण है ना, किसी वस्तु की इकाई लंबाई की क्षण है, उसका ताप अगर हम 1 सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं, तो बढ़ाने पर जो उसमें प्रसार होता है उस वस्तु में, है ना, उस वस्तु की लंबाई में जो प्रसार होता है उसी को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स, क्या बोलते हैं, रेखीय प्रसार गुणांक। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, रेखीय प्रसार गुणांक। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर कितना बढ़ा, जैसे कि ये इकाई लंबाई में हम जो है किसी वस्तु की इकाई लंबाई की क्षण में हम 1 सेंटीग्रेड ताप बढ़ाते हैं, तो मान लीजिए क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक इकाई लंबाई की क्षण थी, इसमें हम 1 सेंटीग्रेड का ताप बढ़ाएं, तो यहाँ से कहाँ पर पहुँच गई, यहाँ तक पहुँच गई। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक पहुँच गई, समझ में आया? तो ठीक है ना, तो इसी को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स, जो लंबाई में जो वृद्धि होती है ना, इकाई लंबाई की क्षण में 1 सेंटीग्रेड का ताप बढ़ाने पर वस्तु की लंबाई में जो है क्या होती है, जो प्रसार होती है। ठीक है ना, उसी को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स रेखीय प्रसार गुणांक। क्या बोलते हैं, रेखीय प्रसार गुणांक। मतलब ये जो है उसकी लंबाई में क्या होती है, वृद्धि होती है, उसी को हम, है ना, उसकी लंबाई में क्या होती है, प्रसार होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेखीय प्रसार गुणांक। ओके स्टूडेंट्स, रेखीय प्रसार गुणांक को हमेशा हम जो है अल्फ़ा से जो है डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अल्फ़ा। ओके, समझ में आया? अब हम देखते हैं यहाँ पर अल्फ़ा तो जान गए, अल्फ़ा क्या है, रेखीय प्रसार गुणांक है। हम रेखीय प्रसार गुणांक को जो है अल्फ़ा से डिनोट करते हैं। तो अल्फ़ा का मतलब क्या है यहाँ पर, अल्फ़ा का मतलब ये है स्टूडेंट्स, अगर हम रेखीय प्रसार गुणांक अगर हमको मिल गया, पता चल गया कि किसी भी वस्तु का रेखीय प्रसार गुणांक इतना है ना, तो हम उसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, पूरा वस्तु में जो है ना, पूरे वस्तु का जो हम क्या कर सकते हैं, वस्तु का जो है पूरा हम क्या निकाल सकते हैं, उसमें कितना प्रसार हुआ है ना, उसमें रेखीय प्रसार कितना हुआ है, ये हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, जान सकते हैं। उसकी लंबाई में जो है प्रसार कितना हुआ है, हम उसमें प्रसार कितना हुआ है, ये हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, जान सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो इसी कारण से हम रेखीय प्रसार गुणांक क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर हम रेखीय प्रसार गुणांक कैसे ज्ञात करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसके लिए जो है ये अल्फ़ा से डिनोट करते हैं। तो रेखीय प्रसार गुणांक का सूत्र क्या है, ऊपर में रहेगा ये, यहाँ पर देखिए अल्फ़ा इक्वल टू होगा लंबाई में वृद्धि अपॉन प्रारंभिक लंबाई गुणित ताप में वृद्धि। ओके, समझ में आया स्टूडेंट्स? तो अब यहाँ पर देखिए आगे ये अल्फ़ा, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये वाला जो समीकरण है इसमें देखिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर समझिए अल्फ़ा इक्वल टू क्या है, डेल एल, है ना, अल्फ़ा इक्वल टू डेल एल, यहाँ पर देखिए अल्फ़ा इक्वल टू डेल एल अपॉन एल इंटू डेल टी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लंबाई में वृद्धि,
तो लंबाई मतलब एल से डिनोट किए हैं, है ना, एल से डिनोट किए हैं, क्यों किए हैं यहाँ पर, लेंथ मतलब होती है क्या, लंबाई, ठीक है। अब यहाँ पर उसके बाद अगर यहाँ पर समझ लीजिए जैसे कि डेल एल है, क्या है, डेल एल, तो ये डेल क्या दर्शाता है, ये डेल दर्शाता है कि उसमें क्या हो रहा है, उसमें परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पर लंबाई में वृद्धि हो रही है ना, मतलब क्या हो रही है, यहाँ पर परिवर्तन हो रही है। इसी कारण से हम इसको डेल से दर्शाए हैं। किससे दर्शाए हैं स्टूडेंट्स, डेल से। डेल एल का मतलब है कि लंबाई में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, मतलब कुछ भी परिवर्तन हो रहा है उसमें। ओके, समझ में आया यहाँ तक। उसके बाद समझते हैं स्टूडेंट्स, अगर कहीं भी आपको मिल जाए जैसे डेल टी है, यहाँ पर लिखा हुआ है डेल एल है, डेल टी है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब वही है कि डेल जो है दर्शाता है उसमें कुछ परिवर्तन हो रहा है। जैसे कि लंबाई में एल, लेंथ में परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पर टी मतलब टेम्परेचर है ना, ताप में परिवर्तन हो रहा है, मतलब ये वृद्धि हो रही है ना, यहाँ पर लिखा है लंबाई में वृद्धि, ताप में वृद्धि। ओके, समझ में आया। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर सूत्र ऐसा होता है, लंबाई में वृद्धि अपान प्रारंभिक लंबाई गुणित ताप वृद्धि। ओके, समझ में आया यहाँ तक स्टूडेंट्स। उसके बाद हम देखते हैं अल्फ़ा इक्वल टू डेल एल अपान एल इंटू डेल टी। अब यहाँ पर लंबाई में वृद्धि को डेल एल से दर्शाएंगे, है ना, लेकिन जो प्रारंभिक लंबाई है, चूंकि प्रारंभिक लंबाई में तो कुछ परिवर्तन नहीं होगा, इस कारण से इसको हम डेल या फिर ऐसा किसी प्रकार से चिन्ह से डिनोट नहीं करते, बल्कि किससे डिनोट करते हैं, इसको किससे दर्शाते हैं, केवल और केवल एल से। ओके, समझ में आया। तो इस प्रकार से हमारा जो है, जो हो जाए, हम इसको जो है कैसे प्रदर्शित करेंगे, अल्फ़ा इक्वल टू डेल एल अपान डेल टी। ओके, यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ से अगर हम लंबाई में वृद्धि निकालना चाहते हैं कि लंबाई में आखिर कितना वृद्धि हुआ, तो हम यहाँ से पक्षांतर कर सकते हैं। ये जो डेल एल है उसको यहीं पर रहने दीजिए, लेकिन जो नीचे में एल इंटू डेल टी है, ठीक है, इसको किस साइड ले जाइए, इस साइड ले जाइए, ठीक है ना, जो अल्फ़ा है उस साइड कर दीजिए, ठीक है। तो ये अभी जो है यहाँ पर क्या था, यहाँ पर जैसे कि देखिए अल्फ़ा इक्वल टू कितना था, डेल एल अपान ये एल इंटू डेल टी ऐसा था। ओके, समझ में आया। अब हमको क्या निकालना है, यहाँ पर जो है लंबाई में वृद्धि कितनी है ये निकालना है। तो या इसको क्या कर दीजिए, एल इंटू डेल टी है ये वाला, इसको इस साइड क्या कर दीजिए, इस साइड जो है पक्षांतर कर दीजिए। ओके, तो ये अभी भाग में था, नीचे में था, इस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा यहाँ पर अल्फ़ा, है ना, अल्फ़ा इंटू एल इंटू डेल टी ऐसा हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, डेल एल। ठीक है, अब इसको क्या कर दीजिए, इसको जो है आप स्टूडेंट्स या फिर ऐसा करके या करके लिख दीजिए डेल एल, है ना, डेल एल, हम लंबाई में वृद्धि को हम निकाल रहे हैं, लंबाई में वृद्धि इक्वल टू अल्फ़ा एल इंटू डेल टी। ओके, समझ में आया। तो इस प्रकार से लंबाई में वृद्धि हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर लंबाई में वृद्धि हम ज्ञात किए ना, लंबाई में वृद्धि बराबर हो जाएगा रेखीय प्रसार गुणांक गुणित प्रारंभिक लंबाई गुणित ताप में वृद्धि। ओके, समझ में आया, समझ में आ रहा है यहाँ तक। अब जो अल्फ़ा जो होता है, मतलब जो रेखीय प्रसार जो गुणांक जो होता है, उसका जो मात्रक जो होता है वो होता है स्टूडेंट्स प्रति डिग्री सेल्सियस। क्या होता है, प्रति डिग्री सेल्सियस। ठीक है, समझ में आया। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वस्तु का यदि हमें रेखीय प्रसार गुणांक अगर हमें पता है, तो हम उस वस्तु की लंबाई में, है ना, प्रसार के कारण जो है उसकी लंबाई में जो है कितना प्रसार हुआ है, ये हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ज्ञात कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर चित्र में दिख रहा होगा, ये प्रारंभिक लंबाई है यहाँ से यहाँ तक, उसका इसमें जो है प्रसार जो हुआ है, इसकी लंबाई में प्रसार जो हुआ है ये इतना हुआ है। समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से हम रेखीय प्रसार गुणांक क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ओके, समझ में आया। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, लोहे का रेखीय प्रसार गुणांक इतना है, ठीक है, 0.0012 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड है, अर्थात लोहे की लंबाई 1 मीटर लंबी छड़ का ताप 1 सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसकी लंबाई जो है 0.0012 मीटर से बढ़ जाती है। ये यहाँ पर बताया गया, ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये है कि रेखीय प्रसार गुणांक जो है इसका मात्रा कितना होता है और इसका सूत्र क्या है, कैसे ज्ञात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया यहाँ तक। उसके बाद ये रेखीय प्रसार गुणांक आपको समझ में आया होगा, ठीक है, मतलब जो कोई किसी भी वस्तु की जो है लंबाई में जो प्रसार होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, रेखीय प्रसार। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, दूसरा जो है वो है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। क्या है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। ठीक है ना, तो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक क्या होता है देखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर समझेंगे। तो अभी तक हम देख रहे थे जिसमें लंबाई, किसी भी वस्तु क्या हो रही थी, लंबाई में जो है वृद्धि हो रही थी प्रसार के कारण। ठीक है ना, तो रेखीय प्रसार गुणांक। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। तो गुणांक मतलब तो आप जान ही गए हैं, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक मतलब जो है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक नाम से स्पष्ट है कि इसके क्षेत्र में क्या होगा, प्रसार होगा। तो चलिए देखते हैं क्या होता है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। तो वस्तु के क्षेत्रफल में वह प्रसार जो वस्तु के एकांक क्षेत्रफल का ताप 1 सेंटीग्रेड बढ़ाने पर होता है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहलाता है। ओके, कहने का मतलब ये है कि किसी भी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल का ताप,
मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है, इस वस्तु का जो है एकांक क्षेत्रफल का ताप जो है 1 सेंटीग्रेड बढ़ाने पर, किसी भी वस्तु के जो है एकांक क्षेत्रफल का ताप जो है, एकांक क्षेत्रफल है ना, यहाँ पर बोला जा रहा है किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल का ताप 1 सेंटीग्रेड बढ़ाने पर, है ना, उसके क्षेत्रफल में जो प्रसार होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। क्या बोलते हैं? क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। समझ में आया? एक बार और सुन लीजिए। किसी वस्तु के, है ना, मान लीजिए कोई वस्तु है, तो किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल का ताप, मान लीजिए इस वस्तु का एकांक क्षेत्रफल ये है, ठीक है ना, तो किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल का ताप 1 सेंटीग्रेड बढ़ाने पर, कितना बढ़ाने पर? 1 सेंटीग्रेड बढ़ाने पर इस वस्तु के क्षेत्रफल में जितना जो प्रसार होगा, है ना, समझ में आ रहा है ना, इस वस्तु के क्षेत्रफल में जितना प्रसार होगा उसे ही हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, उसे ही हम बोलते हैं क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को हम दर्शाते हैं स्टूडेंट्स बीटा से। किससे दर्शाते हैं? बीटा, ठीक है। हम जो है रेखीय प्रसार गुणांक को किससे दर्शाते हैं स्टूडेंट्स? अल्फ़ा से। इसको बोलते हैं अल्फ़ा, ठीक है, ये है अल्फ़ा, और ये क्या होता है स्टूडेंट्स? ये होता है बीटा, ठीक है। समझ में आया? यहाँ पर लिखा हुआ है बीटा, तो हम क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को स्टूडेंट्स बीटा से प्रदर्शित करते हैं। ओके, यहाँ पर चित्र में देख लीजिए, ये जो प्रारंभिक जो क्षेत्रफल था, यहाँ पर ये प्रारंभिक क्षेत्र, ये नीला नीला दिखाई दे रहा होगा आपको, ये प्रारंभिक क्षेत्र था स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद जो है जैसे हम इसमें जो है क्या किए, 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है उष्मा हम क्या मतलब इनको उष्मा दिए, है ना, 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाएं, इसमें उष्मा दिए मतलब, तो इसके क्षेत्रफल में क्या हुआ स्टूडेंट्स? प्रसार हुआ, और प्रसार होने के कारण इसके क्षेत्रफल में क्या हो गई? क्षेत्र में जो है वृद्धि हो गई। ये वाला देखिए दूसरा जो डॉट डॉट दिख रहा है ना आपको, जो है क्षेत्रफल दिख रहा है। अब हम इसको ए से क्यों दर्शाते हैं? तो ए कहने का मतलब है एरिया। क्या होता है इंग्लिश में? एरिया। क्षेत्रफल को हम एरिया इंग्लिश में एरिया बोलते हैं ना, इस कारण से ए से क्या करते हैं? क्षेत्रफल को डिनोट करते हैं। ओके, समझ में आया? और अगर डेल ए है, इसका मतलब है कि वो जो एरिया है उसमें क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। समझ में आ रहा है ना? परिवर्तन हो रहा है इसमें, मतलब वृद्धि हो रही है, मान के चलिए। इसमें जैसे कि हमारा यहाँ पर मतलब है वृद्धि का, तो इसमें परिवर्तन हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है? इसमें वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम क्षेत्रीय प्रसार गुणांक जो है कैसे ज्ञात करेंगे। तो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक है ना, बीटा से प्रदर्शित करते हैं। इसका भी सूत्र जो होता है वो होता है स्टूडेंट्स, क्षेत्रफल में वृद्धि अपान प्रारंभिक क्षेत्रफल इंटू ताप वृद्धि। ओके, ये होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए आगे देखते हैं। बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? बीटा इक्वल टू डेल ए, है ना, डेल ए अपान ए इंटू डेल टी। ओके, समझ में आया स्टूडेंट्स? चलिए यहाँ पर मैं लिख करके समझा देता हूँ, है ना। ये हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, बीटा इक्वल टू हो जाएगा क्षेत्रफल में वृद्धि अपान प्रारंभिक क्षेत्रफल इंटू ताप वृद्धि। ओके, समझ में आया? तो चलिए यहाँ पर समझिए, बीटा इक्वल टू क्या होता है? बीटा इक्वल टू डेल ए अपान डेल, है ना, सॉरी, ए इंटू डेल टी, ऐसा होता है, ठीक है ना। मतलब जो है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक इक्वल टू क्षेत्रफल में वृद्धि अपान प्रारंभिक क्षेत्रफल इंटू तापमान में वृद्धि। ओके, समझ में आया? अब यहाँ से हमको जो है ये जो क्षेत्रफल है उसमें वृद्धि कितनी हुई है, क्षेत्रफल में वृद्धि को हमको क्या करना है? यहाँ पर से निकालना है, कितनी हुई ये हम लोग देखना चाहते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये जो नीचे में है इसको क्या कर दीजिए? बटा के रूप में, भाग के रूप में। इस साइड जाएगा तो क्या होगा? पक्षांतर होगा, तो गुणा है ना, गुणा हो जाएगा, गुणा में चला जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा बीटा इंटू ए, है ना, ए इंटू डेल टी। ओके, इक्वल टू के क्या हो जाएगा? डेल ए, ठीक है, समझ में आया? अब यहाँ से हमारा जो एरिया में जो परिवर्तन है या फिर एरिया में जो वृद्धि है ना, क्षेत्रफल में जो वृद्धि है वो क्या हो जाएगा? निकल आएगा। या फिर इसी को आप क्या लिख सकते हो स्टूडेंट्स? इसी को आप लिख सकते हो डेल ए इक्वल टू हो जाएगा बीटा इंटू ए इंटू डेल टी। ओके, यहाँ तक समझ में आया स्टूडेंट्स? तो इस प्रकार से हमको यहाँ से पता चलता है क्षेत्रफल में वृद्धि जो होता है वो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक इंटू, है ना, प्रारंभिक क्षेत्रफल गुणित ताप में वृद्धि के बराबर होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया? तो यदि हमको क्या क्या पता हो, यदि हमको ये पता हो कि हम क्षेत्रफल में वृद्धि अगर हम निकालना चाहते हैं तो हमको ये पता हो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कितना है, क्या है ना, और प्रारंभिक क्षेत्रफल उसका कितना था किसी भी वस्तु का, और जो ताप में जो वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है, तो हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स? जो क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है उसको हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। ओके, समझ में आया? और जो बीटा जो होता है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, है ना, जो क्षेत्रीय प्रसार जो गुणांक जो होता है तो उसका जो मात्रक जो होता है वो होता है स्टूडेंट्स प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। इसका भी मात्रक क्या होता है? प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, समझ में आया? अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, है ना, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और रेखीय प्रसार गुणांक,
में दोनों में संबंध क्या है, अल्फ़ा और बीटा में दोनों में संबंध क्या है। तो जो बीटा जो होता है ना, जो बीटा जो होता है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक जो होता है, वो रेखीय प्रसार गुणांक का जो है क्या होता है, दुगना होता है। मतलब बीटा इक्वल टू अल्फ़ा। मतलब यहाँ पर जो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक जो होता है वो रेखीय प्रसार गुणांक का कितना होता है, दुगना होता है। समझ में आया, ये दोनों में संबंध है। समझ में आया स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा क्या स्टूडेंट्स, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक में जो है क्या होता है, किसी भी वस्तु के है ना एकांक क्षेत्रफल का ताप जो है 1 सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसके क्षेत्रफल में जो वृद्धि होती है ना, मतलब उसके क्षेत्रफल में जो प्रसार होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। ओके, समझ में आया। और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक का सूत्र होता है बीटा इक्वल टू डेल ए अपान ए इंटू डेल टी। ओके, समझ में आया। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, ये समझ में आया होगा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, ठीक है ना। उसके बाद हम आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, है ना, पढ़ते हैं यहाँ पर आयतन प्रसार गुणांक। क्या पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स, आयतन प्रसार गुणांक, ठीक है ना। तो अभी हम जो है दो प्रसार गुणांक पढ़ चुके हैं, रेखीय प्रसार गुणांक और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आने लगा है ना, आ रहा होगा कि आखिर ये है क्या और कैसे ज्ञात किया जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से जो है आयतन प्रसार गुणांक है, ठीक है। तो देखते हैं, पढ़ते हैं यहाँ पर। अब आयतन तो आप जानते हो है ना, किसी भी वस्तु का जो है आयतन क्या होता है, ठीक है ना। कोई ऐसा कुछ भी खाली बर्तन ले लीजिए, अब इसमें देखिए, उसमें जो है उसमें कोई भी चीज़ जो है कितना आ रहा है, वही क्या है, उसका आयतन है, ठीक है ना। समझ पा रहे हो स्टूडेंट्स। तो हम लोग पढ़ते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर आयतन प्रसार गुणांक क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, किसी वस्तु के आयतन में वह प्रसार जो वस्तु के एकांक आयतन का ताप 1 सेंटीग्रेड बढ़ाने पर है ना, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर जो आयतन में जो प्रसार होता है वही क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, है ना, उस वस्तु का आयतन प्रसार गुणांक कहलाता है। क्या कहलाता है, उस वस्तु का आयतन प्रसार गुणांक कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए क्या है, ये जो है एक वस्तु है। क्या है स्टूडेंट्स, ये एक वस्तु है। अब इस वस्तु का जो है हम क्या करेंगे, एकांक आयतन, मान लीजिए एकांक आयतन, यहाँ पर छोटा सा एकांक आयतन ले लीजिए, इकाई, एकांक मतलब इकाई, ठीक है। तो ये एक वस्तु है, इस वस्तु का एकांक आयतन का ताप हम क्या कर दिए, 1 सेंटीग्रेड क्या कर दिए, बढ़ा दिए। तो इस वस्तु का एकांक आयतन का तापमान हम अगर 1 सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं, है ना, तो इस वस्तु के एकांक आयतन का तापमान अगर 1 सेंटीग्रेड बढ़ाने पर इस वस्तु के जो आयतन में जो परिवर्तन होगा, है ना, इस वस्तु के आयतन में जो प्रसार होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, वही क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, इस वस्तु का जो है आयतन प्रसार गुणांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इस वस्तु का आयतन प्रसार गुणांक कहलाएगा। ओके, समझ में आया यहाँ तक आयतन प्रसार गुणांक क्या होता है। और जो आयतन प्रसार जो गुणांक जो होता है स्टूडेंट, उससे हम गामा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स, गामा से। ऐसा ये होता है गामा, ठीक है, समझ में आया। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, जैसे कि ये चित्र में देख लीजिए, इस वस्तु का ये प्रारंभिक आयतन कितना था, ये इतना था। ये पहले ये जो है ना, ये दिख रहा है, इसका प्रारंभिक आयतन इतना था, मान लीजिए कितना था, भी था। अब भी से हम क्यों डिनोट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, भी मतलब होता है वॉल्यूम। क्या होता है, वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब आयतन। ओके, समझ में आ रहा है ना। वी से डिनोट करने का मतलब है वॉल्यूम, और है ना, इंग्लिश में वॉल्यूम को जो है आयतन को वॉल्यूम बोलते हैं, इस कारण से वी से डिनोट करते हैं। ओके, यदि यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो प्रारंभिक जो आयतन है इनका क्या है, वी है, ठीक है ना, मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इस कारण से प्रारंभिक आयतन। अब जैसे ही हम क्या करते हैं, इस वस्तु के एकांक है ना, इस वस्तु के जो है, ये जो वस्तु है उसके एकांक आयतन का ताप अगर हम क्या कर देते हैं, 1 सेंटीग्रेड बढ़ा देते हैं। तो 1 सेंटीग्रेड जैसे ही बढ़ाते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाता है, इसके ताप में जो है वृद्धि हो जाती है। और ताप में वृद्धि होने के कारण से क्या होता है, इस वस्तु में जो है क्या, इसके आयतन में क्या हो जाता है, इस वस्तु के आयतन में प्रसार हो जाता है। तो उसी को प्रसार को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, आयतन प्रसार गुणांक। ओके, समझ में आया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम आयतन प्रसार गुणांक का जो है सूत्र कैसे जो है हम निकालेंगे, और कैसे आयतन प्रसार गुणांक, है ना, कैसे इसकी सूत्र की स्थापना करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं आयतन प्रसार में जो आयतन में जो वृद्धि हो रही है उसको कैसे निकालेंगे। तो आयतन प्रसार गुणांक इक्वल टू होता है स्टूडेंट्स, आयतन में वृद्धि इक्वल टू अपान प्रारंभिक आयतन गुणित ताप में वृद्धि। तो गेमा इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, गेमा इक्वल टू हो जाएगा डेल वी अपान हो जाएगा वी, मतलब ये जो है आयतन में जो है आयतन में वृद्धि हो जाएगा, अपान प्रारंभिक आयतन वी इंटू क्या हो जाएगा, डेल टी ताप में वृद्धि। ओके, समझ में आया। अब हमको क्या निकालना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमको आयतन में वृद्धि निकालना है, डेल वी का मान निकालना है। तो ये जो नीचे में जो है ये भाग के रूप में है, इस साइड इसको पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये गुणा के रूप में आ जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा गेमा इंटू वी इंटू डेल टी। ओके, समझ में आया स्टूडेंट्स, बराबर क्या हो जाएगा, डेल वी। मतलब यहाँ से हम, या फिर क्या कर दीजिए, इसी को जो है ऐसा लिख दीजिए, डेल वी इक्वल टू
है ना, जो इस साइड लिखा था उसको इस साइड लिख दीजिए, और ये जो बाकी जो इस साइड था उसको उस साइड कर दीजिए। तो गेमा इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से क्या हो जाएगा, गेमा इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा, ये हो जाएगा सर डेल वी इक्वल टू हो जाएगा आयतन में वृद्धि इक्वल टू गेमा इंटू प्रारंभिक आयतन इंटू डेल टी, है ना, ताप में वृद्धि। ओके, तो इस प्रकार से हम क्या कर लेंगे स्टूडेंट्स, आयतन में जो वृद्धि हुई है उसको हम क्या कर लेंगे, अगर आयतन प्रसार गुणांक हो, आयतन प्रसार होता है तो आयतन में कितनी वृद्धि हुई है उसको हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, यदि हमारे पास जो है आयतन प्रसार गुणांक हो, गेमा का मान हमको क्या हो, पता हो। समझ में आया स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और जो आयतन प्रसार गुणांक होता है, आयतन प्रसार गुणांक का स्टूडेंट मात्रक भी क्या होता है, सेंटीग्रेड होता है। क्या होता है, सेंटीग्रेड। समझ में आया, प्रति सेंटीग्रेड। ओके, समझ में आया। तो इस प्रकार से क्या होता है स्टूडेंट्स, अभी तक हम जो 3 चीज़ें पढ़े हैं इसमें हम जो है, पहला था रेखीय प्रसार गुणांक, फिर क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, और तीसरा पढ़ लिए स्टूडेंट्स आयतन प्रसार गुणांक। अगर ये तीनों के मान हमको पता हो, जैसे कि रेखीय प्रसार गुणांक अगर हमें जो है अल्फ़ा का मान पता हो तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वस्तु की जो लंबाई में जो है ना कितना ऊष्मीय प्रसार के कारण जो है कितना प्रसार हुआ है उसको हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं रेखीय प्रसार गुणांक में, है ना। और उसी प्रकार से यदि हमको बीटा का मान क्या हो, बीटा का मान हमें पता हो तो हम जो है उस वस्तु का जो है क्षेत्रीय प्रसार कितना हुआ है उसको हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, और यदि हमको जो है गेमा का मान पता हो, है ना, तो हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, हम आयतन में जो है प्रसार कितना हुआ है किसी भी वस्तु का, उस ऊष्मा देने के कारण से जो उसमें जो प्रसार हुआ है, तो आयतन में कितना प्रसार हुआ है उसको हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, निकाल सकते हैं। समझ में आया। तो मैं आशा करता हूँ स्टूडेंट्स आप लोगों को जो है अभी तक जो पढ़ाया हूँ, है ना, रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक, ये सब जो है तीनों चीज़ें जो है समझ में आई होंगी। और ये जो यहाँ पर मैं कुछ संख्यावाची ये जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही होगी, है ना, ये सब जो है समझाया हूँ, समझ में आया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। तो आगे जो और इसके जो आगे इसके बाद जो भी हम पढ़ने वाले हैं नया टॉपिक, ठीक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। और यदि आपको समझ में नहीं आता है बार बार वीडियो को देखिए, ठीक है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट, उसके बाद भी अगर समझ में नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, आप पूछ सकते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।